नमस्कार दोस्तों, संगम परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र आज फिर एक नई कक्षा के साथ उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, इस क्लास में हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आज हम द्वंद्व समाज की श्रृंखला चली हुई है, जो कि यूनिट नंबर 6 में 6 समास हमें दिए हैं। मैंने आपको बताया भी था कि यदि आपसे पूछा जाए कि समास के प्रकार कितने हैं, तो वैसे तो जब हम नेट वगैरह की परीक्षा देते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो वहाँ तो लघु सिद्धांत कौमुदी का नाम दिया होता है। अपनी पुस्तक में नाम नहीं दिया है, तो आप विकल्पों के अनुसार यदि 5 संख्या है तो 5 पे लगाइएगा और 6 है तो 6 पे लगाइए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में ज़्यादातर चाहे यूपी का हो, चाहे राजस्थान का आरपीएससी हो, एमपी का हो, सब जगह 6 माने जाते हैं ना। 6 कौन कौन से वो भी मैंने आपको बताया हुआ है, क्योंकि तत्पुरुष के जो 2 भेद हैं, कर्मधारी और द्विगु, को भी उन पूरे समास के साथ गिना जाता है। तो आज उसी संबंधित हमारी कक्षा रहेगी द्वंद्व समास से। हम दोस्तों इस कक्षा में क्या समास के किस तरह से किस प्रश्न बन सकते हैं उन पर चर्चा करते हैं। आइए, इससे पूर्व अभी तक जो मित्र हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्रथम प्रश्न शुरू करने से पूर्व एक सूचना और है कि जिन दोस्तों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों की लिंक पिन की गई है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम से जुड़ें तो पीडीएफ प्राप्त करें, और बाकी प्रथम प्रश्न का उत्तर दें। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? द्वंद्व समासे कस्य पदस्य प्रधानता भवति। ये एक सार्वजनिक प्रश्न है। जब भी जहाँ भी समास लग रहे हैं, तो हमें चारों का जो 4 समास मुख्य हैं उनका पता होना चाहिए कि किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो पूर्व पद अव्ययी भाव में है ना, उत्तर पद तत्पुरुष में, अन्य पद बहुव्रीहि में, और अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? द्वंद्व समास उभय पद प्रधानो द्वंद्व समास, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आप सभी पेन कॉपी लेकर के बैठे होंगे, और प्रश्नोत्तरी करने से पूर्व आपको इसके बारे में बहुत सारी जानकारी होगी, और कुछ नहीं होगी वो हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से देख लेंगे। तो पेन कॉपी लेकर के बैठे दोस्तों, तो जो प्रश्न है वो तो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगा, पर जो मैं साथ के साथ बोल रहा हूँ उसके लिए आप नोट करते जाएं, है ना। चलिए, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, द्वंद्व समासस्य भेद। द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? तो दोस्तों, द्वंद्व समास का एक भेद है समाहार और एक है इतरेतर। तो इसलिए इस प्रश्न का हमारा जो विकल्प हो गया क तथा ग, दोनों उभव, है ना। एक चीज़ और भी रखिए, इसी में हम एक चीज़ और करते हैं, एक शेष। क्या करते हैं? एक शेष। वैसे तो भेद कितने हैं? 2 ही हैं, पर एक शेष भी करते हैं, इसका भी ध्यान रखिए। जैसे माता च पिता च, दोनों को हम क्या बोलते हैं? पितरौ, ठीक है। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है हमारा क तथा ग। तीसरा प्रश्न क्या है दोस्तों? समाहार समासः सर्वदा प्रयुज्यते। देखिए, द्वंद्व समास के 2 भेद, समाहार और इतरेतर। जो समाहार समास है, समाहार समास जो होता है वो सर्वदा प्रयुज्यते, वो प्रयोग किया जाता है। क्या पुल्लिंग में किया जाता है, नपुंसक लिंग में किया जाता है, स्त्रीलिंग में या उभय लिंग में, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे आया नपुंसक लिंग। समाहार द्वंद्व सर्वदा नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ये है, विकल्प संख्या ख, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, चार्थे द्वंद्व इति सूत्रेण चकारस्य अर्थः भवति। देखिए, चार्थे द्वंद्व, च अर्थ में द्वंद्व समास होता है, ठीक है। चार्थे द्वंद्व कि विचार अर्थ में द्वंद्व समास होता है। अब आपसे प्रश्न पूछा है कि जो च है इसके कितने अर्थ हैं। तो दोस्तों, यहाँ 2 प्रश्न बने हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है, चार्थे द्वंद्व इति चा अर्थे किम समास। भाई, चा अर्थ में कौन सा समास होता है, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा गया है कि चार अर्थे जो च है, चकार, इसके कितने अर्थ हैं। तो दोस्तों, आप लघु सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें लघु सिद्धांत कौमुदी में ही बताया है, सिद्धांत कौमुदी में भी आया है, चा के 4 अर्थ होते हैं। कितने? 4 अर्थ। कौन कौन से? एक तो होता है दोस्तों अनवाच्य। क्या होता है? अनवाच्य।
इससे पूर्व लिख लीजिए समुच्चय। पहले नंबर समुच्चय से स्टार्ट करते हैं। समुच्चय, अनवाच्य, इतरेतर और समाहार। ठीक है, आपसे पूछें तो आपको नाम भी याद होना चाहिए। समुच्चय, अनवाच्य, इतरेतर और समाहार। ठीक है, और इन दोनों से दोस्तों समास नहीं होता है। समुच्चय से भी नहीं होता है और अनवाच्य से भी नहीं होता है। समास होता है इतरेतर से और समाहार से। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी नोट करेंगे कि च अर्थ में द्वंद्व समास होता है और जो च है उसके 4 अर्थ होते हैं, समुच्चय, अनवाच्य, इतरेतर और समाहार। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्तोः सचिनाश्चु इति सूत्रे स्तोः इत्यत्र कः समासः। स्तोः में कौन सा समास है? क्या समाहार द्वंद्व है, इतरेतर है, तत्पुरुष है या एक शेष है? तो दोस्तों तत्पुरुष तो यहाँ बात हो ही नहीं रही है और एक शेष भी नहीं है। यहाँ क्या है? शकारश्च, शकार और तवर्ग की बात हो रही है। ठीक है, अब हमें डाउट ये हो सकता है कि समाहार और इतरेतर दोनों समास हैं। इन दोनों में कौन सा हो दोस्तों? तो यहाँ देखिए, यहाँ पर प्रयोग हुआ है समाहार द्वंद्व समास। ठीक है, कौन सा? समाहार द्वंद्व। शकार और तवर्ग षष्ठी विभक्ति में, ये नपुंसकलिंग में बना हुआ है। ठीक है, शकार और तवर्ग आपने सूत्र इसका पढ़ा ही होगा। शकार और तवर्ग के स्थान पर शकार और चवर्ग होते हैं और शकार और चवर्ग के योग में। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो दोस्तों है समाहार द्वंद्व। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समाशांत प्रत्यय विधायकम सूत्रम नास्ति। जो समाशांत प्रत्यय करते हैं, समास के अंत में जो प्रत्यय किया जाता है, उनमें इनमें से कौन सा वो सूत्र है जो नहीं करता है? तो दोस्तों ये अनश्चय, ये क्या करता है? ये टच प्रत्यय करता है। कब करता है अनश्चय टच प्रत्यय? जब जिस अव्ययी भाव समास के शब्द में के अंत में अनिति, अन आता है ना। जैसे एक शब्द है राजन, है ना, और एक मिनट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको टच प्रत्यय हो गया हमारा और इसको प्रति प्लस राजन। ठीक है, अब राजन में अन है बाद में, तो उस अन के आने पर कौन सा प्रत्यय होता है? टच प्रत्यय होता है। ठीक है, तो ऐसा अव्ययी भाव समास जिसके अंत में अन शब्द आता हो, है ना, उस समय में कौन सा प्रत्यय होता है? टच प्रत्यय होता है। तो ये तो प्रत्यय करता है। इन्होंने कहा कि नास्ति, नहीं है। फिर आया द्वंद्वाच चुदसंतात समाहारे। तो ये दोस्तों क्या करता है? ऐसा समाहार द्वंद्व समास जिसके अंत में चवर्ग हो, दकार हो, शकार हो और हकार हो, ये अंत में हो। कितनी चीजें बताइए दोस्तों? चू से चवर्ग पूरा, द से दकार, श से सकार, ह से हकार, ये अंत में होंगे, तो वहां पर ये भी टच प्रत्यय करता है ना। ये कौन सा प्रत्यय करेगा? टच करेगा। तो ये भी हो गया और ये भी हो गया। अंत में फिर एक सूत्र है ऋक पूरब्धु। ऋक पूर अप, ये देखिए पूर को अलग कर देंगे तो अ निकलेगा। तो फिर अप और धू और पथिन, ये शब्द होंगे तो इनसे ये अप्रत्यय करता है। कौन सा समासांत प्रत्यय करता है? अ। तो एक ये हो गया और एक हो गया टच, है ना। तो ये तीनों तो दोस्तों समासांत, ये दोनों कर रहे हैं टच प्रत्यय, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कर रहे हैं टच और ये कर रहा है अ। पर हमसे पूछा है जो नहीं करता। अब नहीं करता है कौन से वाला? द्वंद्व प्राणी तूर्य सेनांगा नाम। अब ये क्या करता है? इसको देखिए, ये द्वंद्व समास को 3 तरह से करता है। जब प्राणी शब्दों के अंगों की बात होगी, है ना, तो ये जैसा आपने एक उदाहरण पढ़ा होगा, पाणी च पादम च पाणी पादम। तो प्राणी से क्या बनता है? पाणी पादम। ठीक है, फिर तुरीय, जो संगीत आदि के जितने अंग हैं, ये वाद्य यंत्र हैं, उनके जो अंग हैं उनमें क्या करता है? जैसे मृदंग हम बोलते हैं तो मार्दंगिक, पाणविकम। ठीक है, ये उदाहरण सिद्धांत कौमुदी अथवा लघु सिद्धांत में हैं।
मारदंग जो बजाने वाले हैं या पाणिविक जो भी संगीत इत्यादि के जो अंग है ना, उनको ऐसे समास करेगा। तीसरा करता है दोस्तों ये सेना के अंग। अब सेना के अंग में क्या हो सकता है? रथ है तो रथ है ना, अश्व है तो रथिका स्वारोहम। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है द्वंद्व प्राणी तुरीय सेनांगनाम, यहाँ प्राणी से दोस्तों ये वाला नहीं कर लेना, तो द्वंद्व अणकार वाला द्वंद्वश्च प्राणी तुरीय सेनांगनाम, इसमें ये 3 तरह से समास करेगा। प्राणी का पाणिपादम, ये तीनों उदाहरण भी याद रखिए, मार्दिंग पाणिविकम और तीसरा सेना का रथिका अश्वारोहम। ठीक है, चलिए। तो और हम इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि सूत्र समासांत प्रत्यय कौन सा नहीं करता है, तो नहीं करने वाला कौन सा हो गया? ये। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अहिनकुलम इत्यस्य विग्रह वर्तते। अहिनकुलम का विग्रह क्या होगा? अहिनकुलम होगा, अहिश्च नकुलौ होगा, अहिनकुलम होगा, अहिश्च नकुलम नकुलश्च होगा। तो दोस्तों ये नकुलौ द्वित्व कर दिया तो ये तो नहीं होगा। अहिनकुलम ये तो वैसे भी हम इस तरह का विग्रह नहीं करते हैं, है ना, तो वो होगा क्या? अहिश्च नकुलश्च अहिनुकुलम, अहिनकुलम। तो यही हमारा विकल्प घ सही है। अब उदाहरणों को आप फटाफट देखते जाइए, ये उदाहरण बार बार पुरानी कक्षाओं में जो हमारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर हुए हैं PYQ, वो सब यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्वंद्व समासस्य उदाहरणम अस्ति। द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो दोस्तों ये क्या है? घनश्यामः, ये कर्मधारय का, घनएव श्याम है ना, कर्मधारयः। राजपुरुषः, राज्ञः पुरुषः, षष्ठी तत्पुरुष, राज्ञः पुरुषः। श्वेतांबरः, श्वेतम अंबरम यशस, श्वेतांबरः बहुव्रीहि। ठीक है, बचा क्या? नक्तम दिवा, नक्तम च दिवा च, है ना, नक्तम दिवा नहीं रात दिन। ठीक है, तो यही हमारा उदाहरण है जो कि पूछा है द्वंद्व समास का, तो नक्तम दिवा। ठीक है, इनमें क्या है, इन तीनों के बारे में मैंने बता दिया है। दोस्तों बहुत सारे उदाहरण आएंगे, आप उनको नोट करते जाइए, पुराने पेपर में पूछे गए सभी प्रश्न है ना। भिन्नम किम अस्ति, भिन्न क्या है? राम लक्ष्मणौ इतरेतर, तो राम च लक्ष्मणौ च है, इतरेतर राम लक्ष्मणौ। पाणी च पादम च, अभी हम समाहार पढ़ के आए हैं। मयूरौ एक शेष, मयूरी च मयूरः च, मयूरौ दोनों को जैसे माता पिता बनाते हैं वैसे ही मयूरी च मयूरः च। ठीक है, देवासुरौ, तो ये क्या है? देवासुरौ, देव असुरौ, देवासुरौ, तो ये सब ठीक है। तो भिन्न क्या होगा? तो दोस्तों इसमें देखेंगे ये सारे के सारे हमारे सही हैं, है ना, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, राम लक्ष्मणौ इतरेतर, पाणिपादम समाहर, मयूरो एक शेष और देवासुरौ इतरेतर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपके लिए है कि आप इनको उदाहरणों को नोट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धव खदिरौ अत्र कस्मिन् अर्थे द्वंद्व समासः। जो धव खदिरौ है, द्वंद्व समास कई तरह से हो रहा है, तो यहाँ धव खदिरौ में किस सूत्र से या किस अर्थ में समास हो रहा है? क्या अजाद्यंतम में हो रहा है, अल्पाश्तरम में हो रहा है, ज्येष्ठानुपूर्वात हो रहा है, या अभ्यर्हितत्वात हो रहा है? अभ्यर्हितत्वात तो बनता है दोस्तों माता पितरौ इत्यादि में, है ना, माता पितरौ। ठीक है, और बनता है तापस पार्वतौ इत्यादि, एक उदाहरण और मिलता है ना। चलिए इसके अलावा फिर अल्पाश्तरम क्या कहता है? अल्पाश्तरम जिस शब्द समूह में अल्प अच हो, कम अच जिसमें हो, द्वंद्व समास के ऐसा शब्द इसमें अल्प अच वाला, तो उसको हम पहले यूज करते हैं। तो अल्प अच कौन सा हो गया, उसके बारे में देखते हैं। फिर है दोस्तों अजाद्यंतम, जिस अजादि जिसमें हो, अच आदि यानी स्वर जिसके आदि में हो ऐसे, और अदंत भी हो उसका द्वंद्व समास, तो उसको पहले रखा जाता है। तो अच में आदि में तो नहीं है, यहाँ तो धकार है जो कि व्यंजन है, तो इसमें क्या है दोस्तों? अल्प अच, कम अच है। जैसे
धव में देखेंगे तो 2 ही अच हैं, और इधर खदिरव में देखेंगे तो कितने हो गए हैं, खदिरह शब्द होगा तो 3 हो जाएंगे। तो अल्पाचतरम, अल्प पहले प्रयोग करना है तो इसमें कम है, इसलिए इस सूत्र में जो धव खदिरव बन रहा है वो अल्पाच तत्वात बन रहा है, अल्पच होने के कारण से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः सूत्रस्य उदाहरणम नास्ति। देखिए परवल लिंगम का क्या है कि जो पर यानी बाद वाले शब्द के अनुसार ही लिंग रखेंगे, किसमें, द्वंद्व समास और तत्पुरुष में, है ना। जैसे माता पितरौ, तो माता च पिता च, तो पिता के अनुसार पितरौ लिंग का निर्धारण किया जाएगा। तो ये जैसे सीता राम, अब इसको यदि मैं ऐसा लिखूँ राम सीते, तो ये भी इसका अनुसरण कर रहा है। ठीक है, मयूरी कुक्कटौ, अब मयूरी शब्द स्त्रीलिंग है तो मयूरी च कुक्कटौ च, कुक्कुटः च, तो मयूरी कुक्कुटौ, ये भी पूरा है ना। और कुक्कुट मयूरः, तो कुक्कुट च मयूरः च, कुक्कुट मयूरौ, ये बन रहा है, पर ये नहीं बन रहा है दोस्तों, है ना। तो ये इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा उत्तर यही होगा, अर्ध पिप्पली। ठीक है, क्योंकि 2 हो रहा है तो अर्ध पिप्पल्यौ बनना चाहिए था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर हमारा ख, इन सब में ये नियम लग रहा है। इसका एक अपवाद था, वो मैंने पिछली कक्षा में बताया था, आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए जो इसका अपवाद है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जगतः पितरौ वंदे इत्यत्र पितरौ इत्यस्य कः अर्थः। क्या अर्थ होगा इसका, क्या पितृद्वयम होगा या माता च पिता च होगा, या अथवा मातृद्वयम होगा, या पितृ समूह, 2 समान पितृ होंगे। तो आप अभी आपने पढ़ा है पिता च माता च, या माता च पिता च, ऐसा लिख लीजिए, ये सही है, माता च पिता च। ठीक है, ये लिखा भी है यहाँ पर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पितरौ। कैसे हुआ है दोस्तों, ये एक शेष से, एक शेष द्वंद्व समास। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर है हमारा ख। हरि हरौ इत्यत्र समास विधायकम सूत्रम अस्ति। अभी इसके लिए समास कौन सा है, अजाद्यंतम, भाई अच आदि में नहीं है तो ये तो नहीं होगा। अल्पाचतरम, तो अच दोनों में समान है ना, तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो बचा क्या दोस्तों, एक हमारे पास द्वंद्वे घी, द्वंद्व समास में घी संज्ञक, तो हरि शब्द क्या है, घी संज्ञक है, इसलिए शेषो सखी शब्द को छोड़कर, है ना, शेषो घ सखी, घी संज्ञक वो करता है ना, हम जब परिभाषा प्रकरण पढ़ा था उसमें आया था। तो सखी शब्द को छोड़ करके सभी इकारांत शब्द क्या है, घी संज्ञक हैं। तो हरि शब्द घी संज्ञक है, तो द्वंद्वे घी क्या कहता है कि घी संज्ञक पदों को पूर्वम प्रयोक्तव्यम, पहले प्रयोग करना चाहिए। तो हरिहरौ किससे बना है, द्वंद्वे घी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घी संज्ञकस्य पूर्व प्रयोग कुत्र भवति। घी संज्ञक जो शब्द हैं उनका पूर्व प्रयोग कहाँ होता है, अव्यय में, तत्पुरुष में, द्वंद्व में या बहुब्री। हम पिछला प्रश्न करके आए हैं, उसका प्रयोग कहाँ होता है, द्वंद्वे समास है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो गया हमारा द्वंद्व समास। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधस्तन युगानाम समीचीनाम तालिकाम चुनुतः। ये तालिका है, इसको सही चुनाइए, किसके साथ कौन सा मिलेगा। तो दोस्तों कर्मधारय का बनता है, जहाँ कर्मधारय 4 प्रकार से बताया था, उपमान, विशेषण विशेष्य, रूपक और उभय पद। तो उपमान जहाँ पर पहले आ जाएगा तो उपमान, या फिर जहाँ पर विशेषण पहले आ जाएगा तो विशेषण पूर्व पद तो ये हो गया, कृष्ण यहाँ पर विशेषण हो गया, सर्प यानी सर्प, तो कृष्ण सर्पा हो गया। इसके बाद अब यही भाव क्या कहता है, यदि हम उन 16 अर्थों को पढ़ेंगे तो उसमें से एक आता है अभाव अर्थ में, है ना। तो मक्षिकाणाम अभाव निर्मक्षिकम, ये हो गया। दिगु क्या कहता है, संख्या पूर्वो दिगु, और बहुब्रीहि पीतम अम्बरम यस्य पीताम्बरम। तो हमारा पहले का क्या है, दोबारा एक एक ऐसा देखते हैं। पहले का 4, तो पहले का 4 किसमें, इसी में है दोस्तों, तो यही हमारा उत्तर सही हो गया। दूसरे का 3 भी है, दिगुहु
दूसरे पे तो तीसरे का 2 और घ का 4। तो इस हिसाब से हमारा जो पहला प्रश्न विकल्प घ सही उत्तर हो गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किम असमीचीनः, कौन यहाँ पर ठीक नहीं है। देखिए, नीलोत्पलम नीलम ततुत्पलम ये सही है। दशाननः, तो दशानन है, ये भी विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ तो बहुब्री। राम लक्ष्मणौ, ये गलत हो गया क्योंकि हम द्वंद्व में पढ़ते हैं। दिवारात्रि दिवाच रात्रि च दिवारात्रि, ये द्वंद्व समास, ये सही है। तो हमारा असमीचीन बताना था, यानी गलत बताना, तो गलत क्या है, यही है, ग से गलत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माता पितरौ इत्यत्र मातृशब्दस्य पूर्व निपाते कः नियमः, है ना। कौन सा नियम है कि माता शब्द को हम पहले ही यूज़ कर रहे हैं। तो ये दोस्तों में बताएं, अव्यरहितम, है ना। अव्यहित अर्थ में हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर हमारा प्रयोग हो गया है माता पितरों पर। और जो है उनको भी देखिए, इसमें क्या है, लघु अक्षरम च। लघु अक्षरम क्या कहता है कि जहाँ पर लघु अक्षर हो, यानी कम अक्षर हो, या लघु अक्षर का पूर्व प्रयोग हुआ हो। जैसे एक उदाहरण है कुश काशम, इसको देख लीजिए। अब कुश में क्या है, लघु अक्षर पहले है, तो जिसमें लघु अक्षर हो ऐसे शब्द को भी पूर्वम यानी पहले प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अल्पाक्षरम का हम पहले पढ़ के आएंगे, जहाँ अल्प अच होंगे, कम अच होंगे, वहाँ पर हमें पूर्व प्रयोग उस शब्द का करना है, जैसे हमने किया था धव खदिरौ। ठीक है, धर्मादिषु अनियमः, ये इन्होंने क्या बोला है कि धर्म आदि जो शब्द हैं, जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष हम जो प्रयोग करते हैं, उसमें ये नियम नहीं लगता है। कौन सा नियम, कि पहले किसको रखना है या बाद में किसको रखना है, पूर्व निपात वाला कोई नियम नहीं चलता है। आप धर्म अर्थ कहिए, धर्मार्थौ कहिए या धर्मार्थौ कहिए, दोनों एक ही बात। जैसे ऐसा भी आप बोल सकते हैं, या अर्ध धर्मौ, ऐसा भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है अनियमः धर्मादिषु, धर्मादि शब्दों में यह नियम नहीं लगता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितेषु कः द्वंद्व समासस्य उदाहरणं नास्ति, अधोलिखित में द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। अहश्च रात्रिश्च अहोरात्रम, ये भी है। संज्ञा च परिभाषा से संज्ञा परिभाषम, ये भी है। युवा च युवती च युवानम, ये भी है। केशा केशी, ये दोस्तों बहुब्री का है ना। ये किसका है, बहुब्री समास का उदाहरण है, बहुब्री। ठीक है, तो अहश्च रात्रिश्च अहोरात्रम, संज्ञा च परिभाषा च संज्ञा परिभाषम, युवा च युवती च युवानव, जैसे माता पिता का पितरव बनता है, ऐसे युवानम हुआ है। ठीक है, एक शेष करके। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंद्रश्च अग्निश्च समस्त पदम भवति। देखिए दोस्तों, इंद्र अग्नि, अब द्विवचन होगा तो द्विवचन कहाँ होगा, ये देखिए, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। इंद्राग्नि, ये बहुवचन हो गए इंद्राग्नि, है ना। जैसे हरि हरि हरयः, ऐसे ही अग्नि अग्नि अग्नयः, तो इंद्राग्नि द्विवचन यहीं पर हुआ है। ठीक है, चलिए, और इसके विषय में क्या, इसमें ध्यान ये देना था कि अग्नि शब्द है, ये क्या हो गया अपना, घी संज्ञक हो गया है, परंतु एक वार्तिक है घ्य अंताद अजाद्यंतम विप्रतिषेधेन। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि जो घी संज्ञक पद हैं और अजादि में भी है, तो वहाँ पर विप्रतिषेध, यह नियम से नहीं लगता है, विप्रतिषेध करता है, क्योंकि ये अचादि में, इसलिए इसको हमने पहले प्रयोग कर लिया है, उसका हमने अपवाद देख लिया है। ठीक है, वैसे करना चाहिए था हमको अग्नि शब्द, क्योंकि द्वंद्वे घी, पर द्वंद्व घी के अपवाद रूप में क्या प्रयोग हो रहा है, इंद्र अग्निश्च, क्योंकि ये यहाँ पर विप्रतिषेध कर रहा है। ठीक है, विप्रतिषेधे परम कार्यम, आपने एक सूत्र भी पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्वंद्व समासे पूर्वम प्रयोक्तव्यम, द्वंद्व समास में क्या प्रयोग करना चाहिए, क्या नदी संज्ञक वर्णों को करना चाहिए, घी संज्ञक करना चाहिए, भरसंज्ञक या सत्संज्ञक। दोस्तों, नदी संज्ञक किस सूत्र से होती है, यु स्त्राख्यो नदी, है ना, यु स्त्राख्यो
नदी। ठीक है। दूसरा, घी संज्ञक शेषो घय सखी, अभी पढ़ के भी आए हम, शेषो घय सखी। ठीक है। इसके बाद भ संज्ञक किस सूत्र से होती है दोस्तों? भ संज्ञक किस, यचि भम सूत्र से भ संज्ञा होती है, यचि भम। ठीक है। और सत संज्ञा किसकी होती है? तौ शत। अब ये शत कौन है, सॉरी तौ कौन है? तो सत्री और शानज, इन दोनों की क्या होती है? सत संज्ञा होती है। इतना आप ध्यान रखेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे प्रत्येक वीडियो का जो लिंक है या सूचना है आपको समय पर उपलब्ध हो जाए, है ना। परीक्षा का समय धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, तो आप अपनी तैयारी करिए और जो जो सहायता इस वीडियो से आपको मिल सकती है उस तरह आप पढ़ते जाइए। अच्छा दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए विषय के साथ, नई प्रश्नोत्तरी के साथ। नमो नमः, धन्यवाद, नमस्कार।